महोदय सर, तो ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल ये बात सही है महोदय। इस बार जो हम लोगों ने नियमावली बनाया महोदय, वन टाइम जो हम लोग धान कर रहे हैं, तो बड़े पैमाने पर लोग आ रहे हैं, किसानों को विश्वास हो रहा है सरकार पर, पैक्स में बड़े पैमाने पे हम लोग धान खरीद रहे हैं महोदय। तो हो सकता है अगर कोई त्रुटियां हैं तो पर्टिकुलर आप मुझे बताइए, मैं उनका उसका जवाब दूंगा मैं आपके। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि जब से धान खरीदारी प्रारंभ हुआ है झारखंड में, तब से रामपुर और प्रतापपुर पैक्स से कभी विनोद गुप्ता, कभी विनोद की पत्नी सोनी गुप्ता, और ये बड़े पैमाने पर बिहार से धान खरीद करके बैठ करके आईडी बुक करके, मैंने इसकी शिकायत संबंधित अधिकारियों को महोदय मैं व्हाट्सएप पर भी दिया कि 10,000 क्विंटल वह धान खरीद करके प्रतापपुर प्रखंड के पंचायत भवन में रखा है, जो अवैध रूप से रखा है। पंचायत भवन उसको अलाउड नहीं था महोदय। तो निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं माननीय मंत्री जी से कि वो अवैध खरीद करके उसका प्रमाणित मैं महोदय मैं कर दे रहा हूं। देखिए, एक तो फर्जी रसीद देता है महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को मैं दे दूंगा, भी भिजवा दूंगा, लेकिन पहले हम संतुष्ट अध्यक्ष महोदय, ये फर्जी रसीद 200 क्विंटल धान किसान से खरीद लिया, रसीद दे दिया, बाद में भुगतान उसका नहीं हुआ, दूसरा नाम पर भुगतान ले लिया। ये सब प्रमाण मेरे पास महोदय। ठीक, तो ये माननीय सदस्य, आपका सारा प्रमाण का कागजात माननीय मंत्री महोदय के समक्ष दे दीजिए, उस पर जांच करके वो फलाफल से आपको सूचित कर देंगे। कोई फायदा नहीं, माननीय मंत्री जी बताएं, मैं बता दे रहा हूं महोदय कि मैं जो फायदा हूं ये भी सुन लिया जाए थोड़ा सा। देखिए, प्रश्न नंबर 1 सब एकदम अलग अलग मैं बनवा दिया महोदय। देखिए, ये पूरा फर्जी वाला प्रमाण, इतना रसीद है महोदय, 50 रसीद जिसको भुगतान नहीं हुआ। दूसरा नंबर, अब चलिए महोदय, देखिए ये पूरा जहां धान खरीदा है जिसको एक डिसमिल महोदय धान नहीं, अधिखेत नहीं है। महोदय मेरी बात सुन लिया जाए खाली। चलिए बोलिए महोदय, हमारे कहने का मतलब जिसका एक डिसमिल धान नहीं, अधिखेत नहीं है, उसका 400 क्विंटल धान चढ़ाया हुआ महोदय। नाम से नाम मैं दे रहा हूं, मैं पढ़ दे रहा हूं, थोड़ा सा महोदय समय दे दिया जाए। सोनी गुप्ता, वही जो पैक्स के चेयरमैन है, ओकर पति का नाम विनोद गुप्ता, ये 22/26 को दिया 100 क्विंटल। फिर दिया विनोद गुप्ता, उसका पति, वो दिया 22/26 का 100 क्विंटल। फिर उसके बाद दिया है मोहम्मद मिराज, पिता के नाम जियाउद्दीन, ये दिया 300 क्विंटल। महोदय, हमारा कहने में पूरा फायदा निकलवा लिया हूं मैं कि इतना घोटाला, 10,000 क्विंटल के घोटाला हुआ महोदय। किसान के धान तो खरीदारी हो ही रहा है महोदय, ऐसे बिचौलिया के माध्यम से पैक्स खुलवा के माननीय मंत्री धान खरीदवा रहे हैं। ये पूरा मेरे माननीय मंत्री जी, जो माननीय सदस्य जो आरोप लगा रहे हैं महोदय, मैं आपको साफ साफ बता देना चाहता हूँ महोदय, फर्जी जो शब्द ये प्रयोग कर रहे हैं, फर्जी नहीं हो सकता है महोदय, क्योंकि जब हम लोग किसानों के साथ धान लेते हैं महोदय, उसका सत्यापन होता है, ऑनलाइन होता है महोदय, बायोमेट्रिक सिस्टम है हमारे पास महोदय, वहाँ वीडियो है, वहाँ CO है, वहाँ VLW है महोदय। और फिर भी मैं कहना चाहता हूँ महोदय कि अगर आप बता रहे हैं, जो आप आरोप लगा रहे हैं, जिन जिन लोगों के साथ धान में अगर कहीं गलत किया गया है, तो आप मुझे दीजिए, मैं जांच कराऊंगा। जांच अगर पाएगा सत्य पाएगा तो कार्रवाई हम करेंगे। ठीक, कागज भेजवा। अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा हूं कि मैसेज कैसे आता है महोदय, हम लोग भी किसान हैं। 1 नंबर से मैसेज, 2 नंबर मैसेज, 3 नंबर मैसेज में महोदय, अध्यक्ष महोदय, 1 नंबर क्या आया, फिर आया 20 नंबर के मैसेज आता है। ये 19 नंबर कहां, 18 को कहां चला गया, फिर 25 से जाके 50 नंबर 20 जो मैसेज आ गया, 20 सब गोल हो गया। ये एकदम घोटाला माननीय मंत्री जी माने, इससे बड़ा धान खरीद में घोटाला का बड़ा कोई प्रमाण नहीं है। और मैं तो दावे के साथ कह रहा हूँ फलाफल बता कि इतना बड़ा घोटाला, देखिए अध्यक्ष महोदय, हो गया जनार्दन जी, हो गया, समझ गए। मैं आप जिस विषय को, ये 20 जनार्दन जी, जिस तथ्य को आपने रखा, अब तो जांच का विषय है। माननीय मंत्री जी आपको कह रहे हैं कि जांच करके उसका फलाफल आपको नजर आएगा। सही मायने में आपका जो चीज है, उस जो तथ्य जो है, आप जिस विषय को रखे हैं उसको जांच कराने दीजिए, थोड़ा वक्त दीजिए, फिर जैसा होगा कार्रवाई होगा। क्या उनके पास जो सर्टिफिकेट हमको दे दे सर, ठीक, हम आश्वस्त करते हैं, जांच कराएंगे, और जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई। माननीय सदस्य सुदीप गुड़िया जी, महोदय, जांच कब कराने खाली समय दे दें, कब जांच करा देंगे, तो जांच में सालों भर। माननीय जनार्दन जी, आप यही से कुछ बोलवाना चाहते हैं, बोलिए।
बिना जांच का कुछ बोलवाना चाहते हैं? नहीं, कब तक जांच महोदय हम वो यही करें? बात तो आ रहा है, आप जिस तथ्य को, जिस कागज को देना चाहते हैं दे दीजिए, वो जांच करेंगे। माननीय मंत्री तो आपको बोले सदन में कि जांच कराने के बाद जैसा ही होगा हम वैसा करेंगे, कार्रवाई करेंगे। तो जांच करने दीजिए, थोड़ा वक्त उनको दीजिए आप। लेकिन बड़ा घोटाला है महोदय। ठीक, सर ये शब्द वापस लें सर। मैं जब कह रहा हूँ कि मैं जांच कराऊंगा और किसानों के प्रति घोटाला कैसे कर सकते हैं? हम लोग इतना संवेदनशील हैं, भैया, आप तरह की बातें ना करें। निश्चित तौर पर फिर से मैं कर रहा हूँ, आप उनको जांच कराने दीजिए। तो कहीं लग रहा है आपको तो माननीय सदस्य जनार्दन जी, कार्रवाई करूंगा मैं अगर जांच कराने दीजिए, उनको कागज दे दीजिए, जांच कराने दीजिए। माननीय सुदीप गुड़िया जी, माननीय सदस्य सुदीप गुड़िया जी, सुदीप गुड़िया जी आया कि पूछने के लिए? सुदीप गुड़िया जी बोले ना, इनका कोई दिया है किसी को? माननीय सदस्य आलोक चौरसिया है? हस्ताक्षर है? अच्छा, पूछ लीजिए। महोदय, प्रश्न का जवाब आया है और ये प्रश्न ग्रामीण कार्य विभाग और पथ निर्माण विभाग से संबंधित है। महोदय, वर्तमान समय में ग्रामीण कार्य विभाग की जो सड़क है बांकू से एड्रम हाथू का रोड, जिसकी लंबाई 5.67 किलोमीटर की है महोदय, जो आज जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। और ये इतनी महत्वपूर्ण रोड है महोदय, जो सोनाहतू पूर्वी को सोनाहतू पश्चिमी से जोड़ती है, जिसमें 7 पंचायतों को अगर हम देखें तो भौगोलिक अनुकूल जो रोड हमारी बनती है वो ये रोड है महोदय। और इस रोड में ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा 2.20 किलोमीटर इसके सुदृढ़ीकरण का कार्य हुआ है महोदय। इस पर विभाग का जो जवाब आया है महोदय, उस पर कहा गया कि आने वाले दिनों में डीपीआर तैयार की गई है, तकनीकी स्वीकृति दी गई है। आने वाले दिनों में ग्रामीण कार्य विभाग से अनापत्ति प्रमाण लेते हुए आने वाले जो वित्तीय हमारे जो उपलब्धता होगी उसके आधार पर हम इस रोड को पीडब्ल्यूडी में कन्वर्ट करते हुए उस पर हम काम करेंगे। महोदय, मेरी ये जिज्ञासा है और साथ साथ में अभिलाषा भी है। हम ये चाहते हैं जानना आपके माध्यम से महोदय कि आखिर ये एनओसी की प्रक्रिया कब तक पूरी कर ली जाएगी, और ये जो हमारा महत्वपूर्ण रोड है महोदय 5.67 किलोमीटर का, वो रोड कब हमें पीडब्ल्यूडी के द्वारा देखने को मिलेगा? माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बड़े विस्तृत रूप से किया और मेरी भी जानकारी में इजाफा हुआ। और बाद में जब मैंने गौर किया तो देखा कि सुदीप गुड़िया जी का नहीं है, अमित बाबू के क्षेत्र का मामला है। अच्छा, चलिए। तो मान्यवर, इसमें जिस पथ का उल्लेख कर रहे हैं माननीय सदस्य, वो पथ कांची नदी के इस तरफ और उस तरफ है, यानी कुल 2 भागों में। 2 भागों की बात अगर हम करें तो एड्रम हाथू से कांची पुल तक 2.2 किलोमीटर है, 2.2 किलोमीटर है, और कांची पुल से बांकू तक 3.4 किलोमीटर है। अब इसकी परिस्थिति यह है मान्यवर कि 2.2 किलोमीटर एड्रम हाथू से कांची पुल तक इसका डिफॉल्ट लायबिलिटी पीरियड 25/10/2026 है। माने इसका वित्तीय और बाकी दावा की अवधि अभी शेष है। तो जब तक डिफॉल्ट लायबिलिटी पीरियड समाप्त नहीं हो जाता है तब तक इस ग्रामीण पथ को पीडब्ल्यूडी में लेने की प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकती है। विभाग ने योजना की गंभीरता को समझा है। अग्रिम योजना के तहत इसका डीपीआर सूत्रण किया गया है, राशि तय की गई है, लगभग 30 करोड़ की लागत से यह बनने वाला है। तो मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को इतना ही आश्वस्त करना चाहूंगा कि डीएलपी समाप्त होने के बाद विभाग इसके अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करेगा और उपलब्ध निधि के आलोक में यथाशीघ्र इसके निर्माण की दिशा में काम होगा। ये जो 2.2 किलोमीटर का रोड मरम्मती किया गया महोदय, ये जो बचे हुए जो रोड है फिर अभी शायद उसे भी मरम्मत कर दिए जाएंगे, तो फिर उसकी भी ये जो डिफेक्ट लायबिलिटी जो होती है उसके भी फिर आगे बढ़ जाएगी। हो सकता है 26 या 27, 28 चली जाए। तो क्या हमें वो रोड 28 या 27 के बाद देखने को मिलेगा महोदय? माननीय मंत्री जी, मैं बस यही चाहता हूं कि महोदय पीडब्ल्यूडी उसको ले ले और उसको कंप्लीट कर दे महोदय, और बस कुछ नहीं कहना महोदय।
जब पथ निर्माण विभाग ने अग्रिम योजना के तहत इसके डीपीआर का सूत्रण कर लिया है तो माननीय सदस्य इस बात के लिए आश्वस्त हो सकते हैं कि दूसरे पथांश का सुदृढ़ीकरण या आईआरक्यूपी का काम नहीं होगा और प्रयास यही होगा कि डीएलपी की अवधि समाप्त होने के उपरांत हस्तांतरण करते हुए इस योजना को बढ़ाने का। चलिए, ठीक ठीक। माननीय सदस्य आलोक चंद्र, मेरा सवाल है डाल्टनगंज विश्वविद्यालय नीलांबर पीताम्बर से। मेदिनीनगर नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय में 104 करोड़ की लागत से विश्वविद्यालय भवन निर्माण के कार्य शुरुआत हुआ महोदय। इसके बावजूद निर्माण कार्य पूर्ण होने के कारण पुनः प्राकलन राशि को डिवाइजर करते हुए 147 करोड़ का योजना बना दिया गया महोदय। ये योजना 2022-23, 21-22 में चालू हुआ महोदय और इस योजना के तहत वहाँ पे लोगों को बड़ी आस था कि नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी का नया बिल्डिंग बनेगा। नया बिल्डिंग बनने के बाद लोगों को, लेकिन महोदय बिल्डिंग जैसे जैसे बनते गया वैसे वैसे बिल्डिंग टूटते गया, बिगड़ते गया और कहीं न कहीं पानी चू रहा है, कहीं पानी की कमी है और कहीं आपका रख रखाव की कमी है महोदय। आज उसके कारण कॉन्ट्रैक्टर का ये पदाधिकारियों की लापरवाही के कारण आज वो कहीं न कहीं बहुत ही खराब स्थिति में गया है महोदय। इस पर राज्यपाल महोदय ने भी अपना जांच कराने का काम किया। हमारे आदरणीय वित्त मंत्री जी ने भी इसको राज्यपाल महोदय को चिट्ठी देकर जांच कराने का काम किया महोदय। हम ये सवाल पिछले 2022, 23, 24, 25 से ला रहे महोदय, लेकिन आज ये सवाल पकड़ाया है तो निश्चित तौर पर मैं मंत्री जी से और सरकार से जवाब लेना चाहता हूं कि ऐसे संवेदक को और ऐसे पदाधिकारियों को कौन संरक्षण देता है महोदय जो सिर्फ और सिर्फ लूट और भ्रष्टाचार को अड्डा बनाकर नीलांबर पीताम्बर को तहस नहस करने के काम किया महोदय। सरकार से जवाब चाहते हैं महोदय। माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया वो गंभीर है, लेकिन माननीय सदस्य ने इस बात का उल्लेख नहीं किया अपने प्रश्न में कि 104 करोड़ की लागत से विश्वविद्यालय भवन के निर्माण की योजना 2018 में बनी थी। कतिपय कारणों से अगर विलंब होता है तो वैसी स्थिति में निश्चित रूप से उसकी प्राकलित राशि का पुनरीक्षण होता है। पुनरीक्षित हुई, 147 करोड़ रुपए की हो गई। अब जो बाकी के विषय इनके हैं, ये मानवीय भूल रही मान्यवर कि उस प्राकलन में पानी की व्यवस्था नहीं की गई थी। एडिशनल पानी की व्यवस्था का तैयारी किया गया। जहां तक इनके द्वारा कहा गया है कि संवेदक की मिलीभगत और पदाधिकारियों की मिलीभगत, तो सरकार ने सुसंगत तरीके से इसकी जांच भी कराई है और मैं यह समझता हूं कि बहुतेरी योजनाएं बहुतेरे कारणों से विलंबित होती हैं, विलंबित हुई हैं। पुनरीक्षित प्राकलन की उपलब्धता और तमाम चीजों के साथ साथ हम उनको ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि ये भवन पूर्ण रूपेण सुचारू रूप से नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय को मिलेगा और कहीं कोई वित्तीय अनियमितता नहीं हुई है। महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो दबाव दिया, स्वाभाविक है कि सरकार के पक्ष ही रखेंगे मंत्री जी। योजना 2020-21 में प्रारंभ हुआ महोदय और योजना प्रारंभ होने के बाद कार्य चला। मैं तो आपको कहता हूं, वित्त मंत्री जी यहाँ बैठे हुए हैं, खुद इन्होंने एक चिट्ठी दिया है राज्यपाल को महोदय जांच करने के लिए। और जिस तरीके से उस भवन बनाने में जो अनियमता बरता गया है, उस अनियमता को जांच करने की जरूरत है महोदय। हम ऐसी सवाल को पिछले 3-4 बार से ले आ रहा हूँ। आज अगर पकड़ाया है तो इस चीज को जांच करने की जरूरत है महोदय कि जो लूट मचा हुआ महोदय। मैं आपको बता दूं कि बरसात के दिन में नया बिल्डिंग है, छत से पानी टपकता है और वहां के लोगों को जाने में रहने में बिजली की भी कोई व्यवस्था नहीं है। पानी की व्यवस्था सरकार को करना है, अभी तक क्यों नहीं हुआ? हम अगर 104 करोड़ की योजना सरकार ने सैंक्शन किया, आज वो बनते बनते 147 करोड़ 162 करोड़ का योजना हो गया महोदय। सिर्फ पैसा बढ़ा देने से विकास कार्य की दायरा नहीं बढ़ता है। विकास कार्य कम पैसा में भी हम बना सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से लूट हुआ है महोदय, ये छाबड़ा कंपनी है जो लूट मचाया है। और पूरे आप जाके जांच करा लीजिए और देख लीजिए कि जिस तरीके से बिल्डिंग बना है आज भी अधूरा है और अधूरा बिल्डिंग को हैंडओवर कर दिया गया नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी को। और उसमें आज भी कहीं न कहीं बहुत सारे ऐसी अनियमता है जो सरकार को और आपके माध्यम से जांच की जरूरत है। माननीय सदस्य, आप क्या चाहते हैं?
अभी मैं जांचना चाहते हैं। मैं अभी मंत्री उसी जी से माननीय मंत्री जी मैं से पूछ लेते मंत्री जी हैं। से ही कहता हूं कि वो बिल्डिंग बना है, आप उसको जांच करा लीजिए। ठीक। अगर उसमें कहीं अनियमितता नहीं है तो आपका अति है, लेकिन उसको जांच कराने की जरूरत है। माननीय मंत्री जी, उनका माननीय सदस्य प्रश्न का ने, सार एक ही है। हाँ, माननीय सदस्य ने हमारे फाइनेंस मिनिस्टर और राजभवन का भी इसमें जिक्र किया है, तो मैं सदन को स्पष्ट करना चाहूंगा कि राजभवन के निर्देश पर इस योजना की जांच की गई। बिंदुवार प्रतिवेदन उपलब्ध है। माननीय सदस्य यदि चाहेंगे तो इसकी एक प्रति हमको उपलब्ध करा देंगे। और मान्यवर, इकरारनामा में स्पष्ट यह लिखा हुआ है कि इसमें बोरिंग का प्रावधान नहीं था। ठीक है, बाकी पाइपलाइन बाकी चीजें थी, लेकिन बोरिंग का प्रावधान नहीं था। सरकार ने उसकी भी व्यवस्था कर दी है, जांच भी करा ली है, और जांच के उपरांत यह स्थापित हुआ है कि जो काम एसबीडी में नहीं थे, स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट में जो नहीं थे काम, उन कामों को पूर्ण करा के इसको भवन का हस्तांतरण कर रहे हैं। तो इसलिए माननीय सदस्य की आशंका बिल्कुल निर्भूल है कि उसमें कोई अनियमितता हुई है। यह जांच रिपोर्ट भी उपलब्ध है। बोरिंग का नहीं था उसमें प्रावधान इकरारनामा में, यह भी दस्तावेज मैं उनको देता हूं। इसके बाद भी माननीय सदस्य की कोई अगर आशंका और चिंता रहेगी तो उसका समाधान सरकार जरूर करेगी। मैं तो आग्रह करूंगा कि वित्त मंत्री जी अगर कुछ जवाब दे इसमें, क्योंकि मंत्री जी, क्योंकि इसमें खुद उन्होंने चिट्ठी लिखकर दिया है, जांच करा। ठीक है अध्यक्ष महोदय, हम क्वेश्चन पर अड़ने से महोदय हम लोग निष्कर्ष पर नहीं जा सकेंगे। अब आपने कहा इस बिल्ड को जांच के लिए, तो महामहिम के वहां से भी चिट्ठी आया, माननीय मंत्री जी आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दे रहे हैं, उसको अध्ययन कर लीजिए। संतुष्ट नहीं होइएगा तो फिर विषय आगे बढ़ेगी। पानी की व्यवस्था कौन कराएगा? सरकार कराएगी। तो पानी बोले की व्यवस्था कौन कराएगा? आप माननीय सदस्य सुनते भी नहीं है। हम लोग आसन सुनते हैं, आप लोगों के साथ हैं, लेकिन सुन रहे हैं। तो बोले कि डीपीआर में पानी का व्यवस्था नहीं था, बोरिंग का व्यवस्था नहीं था, तो बोले उसके लिए अलग से शायद पैसा का व्यवस्था कर रहे हैं। एक बार जवाब दीजिए, पानी की बोल व्यवस्था दीजिए सरकार करेगी ना? चलिए आगे बढ़। मान्यवर, आपने सही कहा, हमने बहुत स्पष्ट कर दिया था कि ग्रिल उसमें नहीं था और बोरिंग नहीं था। सरकार उसके लिए अतिरिक्त पैसे की व्यवस्था करते हुए इन कार्यों को पूर्ण रूप से संपन्न कराएगी। कागज देख लीजिए। ठीक है, कागज माननीय मंत्री जी कागज दे दीजिए। माननीय सदस्य कुशवाहा शशिभूषण मेहता जी। मेरा प्रश्न डीएलपी रोड है, डाल्टेंगे लेसली पांकी पथ को लेकर के महोदय। इस रोड पे तकरीबन 500 से ज्यादा जो ओवरलोडेड गाड़ियां जिसमें पत्थर और कोयला से चलते हैं, इस रोड से गुजरते हैं प्रतिदिन, और काफी हाई स्पीड में चलते हैं। और ये इतना छोटा सा ये रोड है, इतना पतला रोड है, मतलब हम समझते हैं कि इसके कारण से प्रतिदिन 1-2 दुर्घटनाएं होती हैं और ऐसे लोग ऐसे मरते हैं, अकाल मृत्यु होती है। तो मेरा प्रश्न इतना ही था ये सरकार से कि इस रोड का चौड़ीकरण करने और इसको बीच में डिवाइडर लगाने का और सुदृढ़ करने का ये इसमें विचार रखती है कि नहीं, और ऐसो अगर ये विचार करती है तो निश्चित रूप से ये जनहित का मामला होगा। और जो सैकड़ों ऐसो हम समझते हैं कि 5-6 साल में 500 से ज्यादा लोग ऐसो डेथ किए हैं, तो सरकार के पास कुछ रिकॉर्ड है, उसमें केवल 42 ऐसो एक साल में 25-26 में ऐसो दिखला रहे हैं, जो कि ऐसो वास्तविकता से परे है। तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि इसको जनहित में इसको करना चाहती है कि अब कब तक करना। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का तो प्रश्न का शुरुआत ही जो है बड़ा लाजवाब है। बाकी सदस्यों को हम लोग बताते हैं कि भाई डिफॉल्ट लायबिलिटी पीरियड में है इसलिए इसको नहीं बना सकते हैं, और माननीय सदस्य का सड़क का नाम ही डीएलपी है। अब पता नहीं कब बनेगा। अच्छा, हम लेटर नोट में बोल रहे थे। माननीय सदस्य बैठिए। ये 2 लेन सड़क है, 7 मीटर की चौड़ाई की है। माननीय सदस्य ने बताया कि इसके ऊपर बहुत हेवी ट्रैफिक है और दुर्घटनाएं भी प्रतिवेदित हैं, और ये बात विभाग ने अपने उत्तर में स्वीकार भी किया है कि लगभग 42 लोगों की मृत्यु सड़क दुर्घटना के क्रम में हुई है। तो मान्यवर, आईआरसी यानी इंडियन रोड कांग्रेस का डेटा यह कहता है कि अगर कोई ब्लैक स्पॉट है जहां पर दुर्घटनाएं रिपीटेडली हो रही हैं,
तो सरकार उसके रास्तों का फिर उस रास्ते को बेहतर करने का प्रयास करती है। लेकिन ये भी बात उतनी ही सत्य है कि इन 42 दुर्घटनाओं में रिपीटेडली एक ही ब्लैक स्पॉट पर दुर्घटनाएं नहीं घटी है। ज्यादातर दुर्घटनाएं ओवर स्पीडिंग के चलते घटी हैं, ऐसी परिस्थितियां रही हैं। 47 किलोमीटर का कुल ये स्पैन है मान्यवर। रोड ट्रैफिक वर्दी कंडीशन में है। डिफॉल्ट लाइबिलिटी पीरियड की अवधि 4/3/2026 यानी इसी महीने की 4 तारीख को समाप्त हुई है। फिर भी जितना भी IRC के नॉर्म्स हैं, जितने भी बोर्ड साइनेज लगाने का है, वो तमाम चीजें इसमें किया गया है। विभाग के तरफ से इसको ट्रैफिक वर्दी कंडीशन में माना गया है। माननीय सदस्य बार बार इस बात को जोर देकर देख रहे हैं, तो मैं आपके माध्यम से उनको यह आश्वस्त करना चाहूंगा कि एक बार उनके आग्रह पर विभाग फिर से ट्रैफिक सेंसस कराने का या फिजिबिलिटी का प्रयास करेगा। यदि यह प्रतीत होता है कि सड़क की चौड़ाई कम होना ही दुर्घटनाओं का कारण है, तो निश्चित रूप से सरकार विचार करेगी। महोदय, मैं मंत्री जी का जो ये है जवाब है उससे मैं जोड़ना चाहता हूँ। उसमें ये इतना मतलब घुमाव वाला रोड है कि अब इतनी स्पीड में गाड़ियां चलती हैं रात दिन बराबर, अब इतना इसमें ज्यादा गाड़ियां चलती हैं कि इसको अगर ट्रैफिक सेंसस, ट्रैफिक डेंसिटी इसको करा लिया तो निश्चित रूप से विभाग और सरकार ऐसा समझेगी कि इसको चौड़ीकरण से और सुदृढ़ीकरण होना चाहिए। और जिससे जो डेथ हो रहा है, इतना एक्सीडेंट होते हैं, लड़ लंगड़ा हो जा रहा है लोग, निश्चित रूप से उसमें ऐसा ये कम होगा। और ऐसा ये को मैंने तो अपनी बात उनको दोहराई थी कि हम ट्रैफिक सेंसस करा लेते हैं, डेंसिटी इस्टेब्लिश कर लेते हैं कि अगर डेंसिटी ज्यादा है और इस पथ के चौड़ीकरण की आवश्यकता है तो निश्चित रूप से गंभीरता से विचार करते हुए सरकार। ठीक, एक छोटा सा एक ही पॉइंट, अब रागिनी सिंह, मान्य सदस्य एक पॉइंट जोड़ना चाह रहा हूँ मैं, एक पॉइंट जोड़ना चाहूँ। अभी जो है डाल्टन से लेसिंग आने वाला, पांकी आने वाला जो ये है सड़क है महोदय, उसमें ये क्या पास है जो मेडिकल कॉलेज बना है पोखरा में, उस जगह इतना ये डंपर ये क्या बोलते हैं उसको ब्रेकर लगा दिया गया बड़ा बड़ा कि यहीं के काम करने वाले एक कर्मचारी थे ये मैं विधानसभा में, उनकी डेथ हो गई है अचानक से 8 दिन पहले। वो जो इतना ये है, इसके अलावा भी है जो यहाँ पर ये NHI का रोड बना है वहाँ ब्रेकर उसको हटवा दिया जाए महोदय। मान्यवर ओवर स्पीडिंग के चलते लोग अगर मरेंगे तो IRC के गाइडलाइन के तहत तो ब्रेकर लगाना ही पड़ेगा ना मान्यवर। अगर ब्रेकर हटाएंगे तो ओवर स्पीडिंग में लोग मरेंगे, उपाय क्या है? मान्य सदस्य रागिनी वर्मा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, जो मेरा हर घर नल जल का योजना का ये मेरा प्रश्न था और जो उत्तर आया है मैं संतुष्ट नहीं हूँ अध्यक्ष महोदय। कुछ चीज़ें हैं जो अच्छा भी है और कुछ चीज़ें हैं माननीय मंत्री जी बोले कि कार्य प्रगति पे है और कहीं कहीं NOC की वजह से कार्य धीमी हो रही है या दिक्कतें आ रही हैं। मेरा कहना है अध्यक्ष महोदय कि अभी मात्र 50 से 60% ही काम हुआ है और पूरा मेरा खनन एरिया है, गर्मी आने वाला है और बहुत सारी परेशानियां मेरे झरिया विधानसभा में होती हैं। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगी कि ये जो NOC वाला प्रॉब्लम पहले भी हमको पता था कि ये कई बार हम इसमें लगे भी हैं, लेकिन माननीय मंत्री जी जब ये बात बोलेंगे तो सोचिए कि विभाग में कितना लापरवाही है। तो माननीय मंत्री जी से मैं चाहूंगी कि ये NOC का जो मामला आकर अटक रहा है और इससे काम में बाधित आ रहा है, तो इसका कब तक समाधान होगा, इस पे माननीय मंत्री जी से सीधे मेरा सवाल है। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बड़ी बेबाकी से इस बात को स्वीकृति दी कि योजना लंबित क्यों है, और जो योजनाएं लंबित हैं, जिन विभागों में योजनाएं NOC लंबित है, वो राज्य सरकार के विभाग नहीं है। मैं सदन के पटल पर इस बात को रख देना आवश्यक समझता हूं, क्योंकि माननीय सदस्य तो जान रही हैं, लेकिन इस सदन को भी यह जानना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें कुल हम लोगों को 8 जगहों पर NHAI से पाइपलाइन बिछाने के लिए NOC की जरूरत थी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो अप्राप्त है। रेलवे से हमें 7 जगहों पर आवश्यकता थी मान्यवर, जिसमें 5 जगहों पर प्राप्त हो चुका है, 2 जगह लंबित है।
अब भारत सरकार के विभागों में कोई समय सीमा राज्य सरकार तय कर सके कि एनओसी इतने दिन में मिल जाएगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है। और जहां तक इस योजना की अद्यतन प्रगति का सवाल है, तो मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि 49% यह योजना पूर्ण हो चुकी है और बाकी जैसे ही एनओसी प्राप्त हो जाएगा हम लोग प्रयास करके यथाशीघ्र इस योजना को धरातल पर उतारेंगे। हो गया। अध्यक्ष महोदय, थोड़ा सा माननीय मंत्री से आग्रह के मानते हैं कि ये एनओसी वाला प्रॉब्लम है, लेकिन एनओसी के लेकर थोड़ा सा आप प्रयास करते हैं तो निश्चित तौर से कार बहुत जल्दी से, क्योंकि मेरा सदस्य का आग्रह है। अध्यक्ष महोदय, आप ही का बात मैं कह दे रहा हूँ, जी जी, माननीय सदस्य का आग्रह है जो एनओसी का जो विषय है थोड़ा आप अपने स्तर पर उसको पार्सू करिए केंद्र सरकार के पास, ताकि जल्द से जल्द मिल जाए। क्योंकि अध्यक्ष महोदय झरिया विधानसभा पानी से बहुत किल्लत है और वहाँ ये हर घर नल जल योजना, सोचिए कि ये कार्य मतलब 21 में ही पूरा होना था, अब तक 25 है, 25 का 2025 में टाइम को निर्धारित किया गया था, लेकिन अब 26 आने वाला, फिर भी ये काम पूरा तरह से धरातल पर नहीं उतरा है। यहाँ तक कि उसमें 20 मोटर चेंज करने का था, अब तक वो मोटर कितना चेंज हुआ ये भी विभाग नहीं बता पाता। ठीक ठीक। तो माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का सुझाव एकदम स्वागत योग्य है और हम भी इस बात की सराहना करते हैं कि उन्होंने यह प्रयास किया है कि कैसे भी करके एनओसी मिले। मैंने माननीय सांसद धनबाद से भी व्यक्तिगत तौर पर फोन पर बात करके उनसे आग्रह किया था, क्योंकि भारत सरकार का मामला था, तो हमने उनसे आग्रह किया था कि आप कोई तिथि निर्धारित कर दें, तो धनबाद में बैठकर इन योजनाओं की समीक्षा करके हम लोग यथाशीघ्र इसको पूरा कराना चाहेंगे। मैं माननीय सदस्य को फिर इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि इस सत्र के बाद माननीय सांसद आपकी उपस्थिति में धनबाद की धरती पर बैठकर हम लोग योजनाओं की समीक्षा करेंगे और यह प्रयास करेंगे कि एनओसी जल्दी जल्दी मिले और योजनाएं पूर्ण हो। बिल्कुल, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। और हम चाहेंगे फिर से एक बार माननीय संसदीय कार्य मंत्री महोदय, बीते दिन माननीय सदस्य श्री प्रदीप यादव जी ने राज्य में डोमेस्टिक गैस और कमर्शियल गैस की किल्लत के संदर्भ में सरकार का पक्ष जानना चाहा था और मैंने आज के बारे में कहा था कि गैस की जो किल्लत है उसके बारे में सरकार जो अद्यतन स्थिति है उस को सदन के माननीय हरलाल बाबू कल 1 नंबर में रहेंगे, आप चिंता न करें, कल हम लोग हैं ना, हो जाएगा, उनका उत्तर हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, सच्चाई यही है कि झारखंड में कमर्शियल और डोमेस्टिक गैस की डिलीवरी में परेशानी उत्पन्न हो गई है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर के रिफिलिंग की अवधि भी बढ़ा दी गई है। शहरी क्षेत्र के उपभोक्ताओं के लिए बुकिंग की अवधि 15 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया है और ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं के लिए बुकिंग अवधि 45 दिन कर दिया गया है। सरकार इस बात से इनकार नहीं कर सकती है कि अमेरिका, ईरान, इजराइल के बीच जो युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई है उसका दुष्परिणाम झारखंड में भी गैस के मामले में दिखाई पड़ रहा है और आने वाले दिनों में भी पड़ने वाला है। खाद्य एवं आपूर्ति लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।